Thank you, Chairman, sir. I rise to oppose the bill and thank you for this opportunity to participate in this debate. मैं थोड़े संक्षेप में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं, कोई विवादित बात नहीं करूंगा। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ। और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया, उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वे खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं as far as the 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है, तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने, फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन लॉ वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात है। दूसरी बात, एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स in this country in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार भी होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, धर्म लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, तो वो अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है
कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा। इस्लाम में भी यह है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। और आप हमें ये आश्वासन दो, you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when they want to give away their self-acquired property. दूसरी बात ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। तीसरी बात मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा, और ये बात आपको वैसे जाननी चाहिए, शायद मालूम नहीं आपको बताया या नहीं, लेकिन ये जो बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है, पहले भी था। इसमें कोई नॉमिनेट नहीं होता था। मैं आपको बताता हूं क्या वो स्टैट्यूटरी बोर्ड था। मोस्ट नॉमिनीज वर ऑफ द गवर्नमेंट, पहले भी। MPs are there, judges of Supreme Court, High Court, civil servants were there, and the chief executive officer of the board is a civil servant. Government can give directives to the board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the government. ये तो पहली स्थिति थी। तो अगर सरकारी यहां नियुक्ति थी तो गलत कौन काम कर रहा था? आपने उसको क्यों सुपरसीड किया? सब नॉमिनी क्यों आपने रखवा लिए? अरे भैया, पहले भी तो स्टैट्यूटरी बोर्ड था, तो आपने प्रावधान क्यों लाया? ये अगर कोई गलती हो रही थी तो मुतवल्ली से हो रही थी। होता क्या था कि मुतवल्ली इसी वक्फ में अब डील कर लेता था और उसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट होती थी। आपको उसको ठीक करना चाहिए था। हम भी आपके साथ हैं। पहली बार मुझे याद है, आई थिंक इट वाज 1954, कि तमिलनाडु के ब्राह्मण ने एक कहा कि हमारे यहां मंदिरों में बड़ी गड़बड़ हो रही है, और उसकी वजह से 1954 एक्ट बना। तो गड़बड़ तो सब जगह होगी, आपकी सरकार में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है, वो भी हो रही है, वो ठीक है, वो तो गड़बड़ तो होती है, गड़बड़ तो होती है। तो अब आपने क्या किया? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने क्या किया? आपने कहा कि भैया अगर कोई, सर देखिए, आपने सबको 15-15, 20-20 मिनट दिए, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांगता मैं, थोड़ा सा। सर कपिल जी, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। सर देयरफॉर द अदर थिंग आई वांट टू से कि पहले क्या होता था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट होती थी, अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट होती थी, लोगों की अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट, और सरकार भी इस पे कब्जा कर लेती थी। इसलिए जो लिमिटेशन प्रोविजन लाया गया, उसमें यह रखा गया कि जो 12 साल का लिमिटेशन ऑर्डिनरी लॉ में है वो नहीं है। किसी ने गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया, तो अगर लिमिटेशन की बात आएगी तो 12 साल के बाद वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आपने वो वापस लिमिटेशन ले आए, मतलब कि उनका अनऑथराइज्ड कब्जा कायम रहेगा। तो ये तो आप इंक्रोचमेंट्स का साथ दे रहे हो, इंक्रोचर्स का साथ दे रहे हो। मतलब कि जो वक्फ प्रॉपर्टी में गलत कब्जा हुआ है वो कब्जा वैसे ही रहेगा, क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। ये किस किस्म का प्रावधान आप लाए हो? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वक्फ प्रॉपर्टी को कि इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर साथ साथ में आपने ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज द फुल पावर टू डिसाइड as to whether it is work property or not. This is what you have said. Now, what inquiry will the district magistrate have in that case? He will decide on his own, and his decision is final. You were talking about Article 21 of the Constitution, and it said कि ये जो वक्फ जो काउंसिल है, इनका डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, वक्फ बोर्ड का डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है? ये तो चैलेंज ही नहीं हो सकता इन सिविल कोर्ट। Which decision of the district magistrate will you challenge in the civil court? You have said in this law that the decision of the district magistrate is final. And when he decides that this property is not waqf property, that cannot be challenged till he gives a final decision. So you can't deal with that property. You give finality to it. और वो जो आपने रखी है बात कि ये जो इंडाउमेंट्स हैं, ये जो वक्फ है, इसकी जो ट्राइब्यूनल की डिसीजन है ये फाइनल रहता है, ये आपने कहा ना।
नो अगर वो वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल रहता है तो सिविल कोर्ट को तो कोई हक नहीं उसको चैलेंज करने के लिए। यही बात हिंदू एंडाउमेंट्स एक्ट में है। हिंदू एंडाउमेंट्स एक्ट में जो उनका मैनेजमेंट है उसका डिसीजन फाइनल है। थैंक यू कपिल तो जी। अगर हिंदू एंडाउमेंट्स का डिसीजन फाइनल है वो तो आपको कोई आपत्ति नहीं, यहां ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है तो आपको आपत्ति है। थैंक यू कपिल जी। ये है सर, थैंक यू सर। सर लास्ट श्री 1 सेकेंड सर, लास्ट 10 मिनट्स सर, लास्ट सर, ओके। लास्ट सर, दी ओनली देखिए ऐसा है ओके 2014 के बाद आपके पास टाइम बचा ही नहीं है संजय जी। कपिल जी, सर जस्ट गिव मी अ मिनट ऑनरेबल मेंबर्स, सर, जस्ट 1 सेकेंड कपिल जी, one second sir, 1 second. What is the fact of the One fact of the second. matter is the problem 1 सेकेंड कपिल जी, the ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। मैंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब, पिछली बार भी कपिल सिब्बल जी जब यहाँ बोले थे तो मैंने कहा था कि सीनियर एमपीज बैठ के हमारे साथ में डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेगा तो हम लोग अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कई बातें बोल करके सीधा चले जाते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं सुनते हैं। उनके बोलने से पहले 1-2 लोग बोलते हैं तो वो जरूर सुनते हैं, मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा सवाल रख करके चले जाते हैं, फिर वो सुनने के लिए बैठते नहीं। तो रात को जब मैं जवाब दूंगा तो वो तो रहेंगे नहीं। तो इसका ऐसे परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए सर, आप बताइए, क्योंकि ये तो बड़ा समस्या हो गया सर। कपिल जी, एक मिनट, 1 सेकेंड। सर जैसे कि उन्होंने बड़ा, क्योंकि उसे सीनियर होने के नाते उसका सूझबूझ समझ, उसका इंटेलेक्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कन्फ्यूजन बात करके चला गया। उन्होंने 4 स्टेट का रिलीजियस जो लैंड है उसको वक्फ का साथ में कंपेयर करके कंफ्यूजन करके चला गया। वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वो सिविल है। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल गलत दे के चला गया। फिर बोलता है कि मेरा जमीन मेरा प्रॉपर्टी है, आप कौन होता है कानून बनाने वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चले जाएंगे वो सर। नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह भी चले गए हैं। अभिषेक जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं, रोक नहीं सकते सर। वापस आएंगे क्योंकि विप है, बिकॉज ऑफ विप ही विल कम वापस। सर तो जैसे कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूं चेयरमैन सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला। तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है, चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में देश कानून से चलता है। आप बोलते हो मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है। आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतना सीनियर होते हुए। आप इस तरह का देश में एक कानून सबके लिए चलेगा तो ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, मगर ये मेरा रिप्लाई का टाइम नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह का आप बात रख करके चले जाएंगे, बाद में आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, फिर अधूरा हो जाएगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं।